हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम जून 2016 से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पार्ट बी और सी के जो क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट बी से। पार्ट बी का क्वेश्चन है, लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। इस पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बतानी है हमें क्या होगी। और इसके अंदर ये जो पी एक्स है क्या है, पॉलिनोमियल है डिग्री डी विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, यानी कि जो पॉलिनोमियल है वो या तो 2 डिग्री का है या 2 से ज़्यादा है। तो देखते हैं, देखिए पी एक्स पॉलिनोमियल है, डिग्री डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देन हमें इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बतानी है। तो हम कुछ ऐसा पॉलिनोमियल कंसिडर कर लेते हैं, 2 डिग्री का कर लेते हैं हम कंसिडर। पी एक्स क्या करते हैं हम कंसिडर, एक्स स्क्वायर, जो कि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो यहाँ से पी एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, सम ऑफ एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर जेड की पावर एन। अब हमारे पास ए एन क्या आ गया यहाँ से, एन स्क्वायर। तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती है वो क्या होती है, 1/r इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन प्लस 1/an। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, ए एन है हमारे पास एन स्क्वायर, तो एन प्लस 1 हो जाएगा एन प्लस 1 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी, 1/r इक्वल टू 1 आया, तो r की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ई की पावर माइनस ई 1/z, ई की पावर माइनस ई की पावर 1/z। इसका हमें क्या बताना है, रेजिड्यू बताना है एट z इक्वल टू 0। z इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन का रेजिड्यू बताना है। तो देखिए एफ जेड हमें दिया हुआ है ई की पावर माइनस ई की पावर 1/z। अब हम जानते हैं ई की पावर जेड का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू एन तक, या जितनी भी टर्म्स होती है आगे। तो यहाँ से ई की पावर 1/z क्या हो जाएगा, ई की पावर 1/z का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ यहाँ पे z है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे 1/z। तो क्या जाएगा 1 प्लस 1/z प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/z स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 1/z क्यूब एंड अप टू एन, जितने भी टर्म्स आगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये जो ई की पावर में क्या है, माइनस ई की पावर 1/z। तो ये ई की पावर 1/z है, इसको हम क्या करेंगे, माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर ई की पावर में इस पूरे की वैल्यू को ई की पावर में रखेंगे। तो ई की पावर क्या आ जाएगा, ये सारी की सारी टर्म ई की पावर में आ जाएगी। ई की पावर -1 प्लस 1/z, माइनस कॉमन लेके लिखेंगे 1 प्लस 1/z प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/z स्क्वायर एंड जितनी भी एन टर्म आगे। फिर देखो इसमें से अगर हम ई की पावर -1 को कॉमन ले लें, क्योंकि हमारे पास रेजिड्यू निकालने के लिए क्या होता है, रेजिड्यू क्या होता है, 1/z का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ से तो हम 1/z का कोफिशिएंट बता नहीं सकते। तो देखो ई की पावर -1 को, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले लेंगे। फिर ई की पावर में ये टर्म क्या बचेगी, ई की पावर, यहाँ से जब ई की पावर -1 को कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की पावर -1/z प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/z स्क्वायर प्लस अप टू। फिर यहाँ से देखिए ई की पावर -1 तो कॉमन आ गया, और ये क्या हो गया, ई की पावर -x का फॉर्मूला बन गया। ई की पावर -x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 -x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। तो ये क्या है, इस पूरे को x मान लो, और ये ये माइनस बाहर लगा हुआ है और ये पूरा x है। तो ई की पावर -x का फॉर्मूला क्या होगा, 1 - x। तो 1 - x प्लस आगे स्क्वायर में टर्म आएगी, पर हमें तो सिर्फ 1/z का कोफिशिएंट चाहिए। तो यहाँ से अगर 1/z का कोफिशिएंट देखें तो ये माइनस तो यहाँ से, और ई की पावर -1, तो 1/z का कोफिशिएंट आ जाएगा माइनस ई की पावर -1। तो यही हो जाएगा यहाँ पे रेजिड्यू। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन थर्ड में दिया माइनस ई की पावर -1, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पार्ट बी से ही आया हुआ है, लेट पी जेड एंड क्यू जेड बी टू कॉम्प्लेक्स नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एम एन रिस्पेक्टिवली। मतलब ये जो पी जेड है ये तो एम डिग्री का पॉलिनोमियल, और जो क्यू जेड है वो एन डिग्री का पॉलिनोमियल दिया हुआ है। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पी जेड। अब ये जो पी जेड है ये किस तरह से डिफाइन है, ये दोनों जो पी जेड और क्यू जेड है इनके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो इसके हमें नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं। तो देखिए एक स्टेटमेंट होता है हमारे पास, if f and g have 0 of order m and n respectively at z equal to z0, then hz equal to fz dot dz have 0 of order m plus n।
तो यहाँ से जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखो ये m डिग्री पॉलिनोमियल है, ये n डिग्री पॉलिनोमियल, तो इसके पास m ज़ीरोज़, इसके पास n ज़ीरोज़, तो ये जो pz होगा इसके पास में जो ज़ीरोज़ होंगे, नंबर ऑफ़ रूट्स होंगे, वो क्या होंगे, इन दोनों के जो नंबर ऑफ़ रूट्स है उनके सम के इक्वल होंगे। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, m + n। pz के पास में रूट्स कितने होंगे, m + n, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पार्ट बी से आया हुआ है। लेट डी बी द ओपन यूनिट डिस्क इन सी एंड एच डी बी द कलेक्शन ऑफ ऑल होलोमॉर्फिक फंक्शन ऑन इट। डी एक ओपन यूनिट डिस्क दी हुई है और एच डी क्या है, उस ओपन यूनिट डिस्क में जितने भी होलोमॉर्फिक फंक्शन है उनका कलेक्शन है या उनका सेट है। एक एस इस तरह से डिफाइन किया गया, f1/2n = 1/2n, एंड टी डिफाइन है f1/2n = f1/2n + 1 = 1/2n। देन एस और टी के बारे में बताना है कि ये सिंगलटन है या फाई है। देखिए डी है ओपन यूनिट डिस्क, तो कुछ इस तरह से सर्कल बनेगा। एच डी इस डिस्क में जितने भी होलोमॉर्फिक फंक्शन है उनका कलेक्शन है, और एस और टी कुछ इस तरह से डिफाइन किए गए हैं। अब देखिए एस क्या है, 1/2n, f1/2n = 1/2n। इसका पॉइंट 0 डोमेन में जो डी है डिस्क है उसमें बिलोंग करता है। इसका लिमिट पॉइंट 0 वो भी डी में बिलोंग करता है, क्योंकि डी क्या है, ओपन यूनिट डिस्क है, तो उसकी रेडियस तो 1 है और सेंटर 0 0 है, तो इसमें 0 बिलोंग करता है। अब अगर हम 1/2n की जगह z रखें तो f(z) = z आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आइडेंटिटी थ्योरम है, आइडेंटिटी थ्योरम से क्या हुआ, फंक्शन आइडेंटिटी के इक्वल हो गया ना। तो इसका मतलब फंक्शन अगर आइडेंटिटी के इक्वल हो गया, इसका मतलब जो कार्डिनलिटी ऑफ एस होगी, एस में सिर्फ एक ही फंक्शन है, तो कार्डिनलिटी ऑफ एस क्या हो जाएगी, 1। इसका मतलब जो एस है वो क्या है, सिंगलटन सेट है। फोर्थ ऑप्शन में दिया है एस एंड टी आर एम्प्टी, बट हमारे पास तो एस सिंगलटन मिला है, तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। थर्ड में दिया है टी इज़ अ सिंगलटन सेट बट एस फाई, एस तो हमारे पास फाई नहीं है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन में इनकरेक्ट हो गया। अब हमें अभी टी के बारे में और पता लगाना है कि टी फाई है या सिंगलटन, उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के बारे में बता सकते हैं कौन सा करेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए टी क्या है, f1/2n + 1 = 1/2n। यहाँ से अगर हम देखें हमारे पास टी के इस तरह से डिफाइन है, f1/2n = f1/2n + 1 = 1/2n। तो अगर इसका लिमिट पॉइंट देखें ये भी 0 है, इसका लिमिट पॉइंट देखें ये भी 0 है, दोनों डी में बिलोंग करते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1/2n + 1 की जगह z पुट करेंगे। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, या फिर 2n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - z/z। तो f(z) को किस तरह से लिखें, देखिए यहाँ पे हमें यहाँ से क्या मिलेगा, f(z) = 2n की जगह क्या आया, 1 - z/z, तो 1/2n क्या जाएगा, 1/2n क्या जाएगा, z/1 - z। ये देखिए हमारे पास फंक्शन मिला f(z) = z/1 - z। अब ये z = 1 पे ना तो कंटिन्यूस है ना डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब जो f(z) है, इस तरह का f(z) फंक्शन जो होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब जो t है उसकी कार्डिनलिटी 0 हो जाएगी और t क्या होगा, फाई। तो यहाँ से अब हमारा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है t सिंगलटन है, बोथ s और t सिंगलटन, s तो सिंगलटन है बट t सिंगलटन नहीं है, तो इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में दिया है s इज़ अ सिंगलटन सेट बट t फाई, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा और बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब पार्ट सी से आए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिडर द फंक्शन f(z) = (1 to 2) 1/x - z² dx where imaginary z is greater than 0. Then there is a meromorphic function gz on C that agrees with f(z). मतलब f(z) को जब सॉल्व करेंगे तो इससे जो हमें फंक्शन मिलेगा वो होगा हमारा gz। तो उसमें क्या बताना है हमें, ऑप्शंस में क्या दिए हुए हैं, gz के पोल्स बताने हैं हमें कि उसके पास में कौन कौन से पॉइंट पे पोल होंगे और वो पोल सिंपल पोल होगा या कितने ऑर्डर का होगा। तो देखिए f(z) गिवन है 1 to 2 इंटीग्रेशन 1/x - z² dx। इसको हम लिख सकते हैं x - z⁻² dx। इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x⁻n+1/n+1, n लिमिट अप्लाई कर देंगे तो x - z⁻² + 1/-2 + 1, n लिमिट 1 to 2, यहाँ से -1 आ जाएगा और ये क्या जाएगा, x - z⁻1, एंड इंटीग्रेशन की लिमिट 1 to 2। तो इसको क्या लिखेंगे हम, देखिए x की जगह पहले 2 रखेंगे तो माइनस तो देखो पहले से ये है और -2 - z⁻1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x की जगह 1 रखेंगे तो 1 - z⁻1, फिर
इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस जेड, ये प्लस में है, और माइनस 1/2 माइनस जेड, ये हमारा जी जेड है। इसमें यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, a meromorphic फंक्शन जी जेड ऑन सी दैट एग्रीज विथ एफ जेड। ठीक है, तो एफ जेड से जो बना है ये है जी जेड हमारे पास। अब इसके पास में पोल्स जो होंगे वो किस वैल्यू पे होंगे, पोल्स कब कब आएंगे इसके, जब 1 माइनस जेड इंटू 2 माइनस जेड, इसको लिखेंगे तो देखो एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस जेड 2 माइनस जेड, तो इसके पोल्स कब होंगे, जब 1 माइनस जेड इंटू 2 माइनस जेड इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब ये एक तो जेड इक्वल टू 1 पे है पोल्स, या फिर नॉर्मली भी आप लिख सकते हो, एक तो यहाँ से देखें तो जेड इक्वल टू 1 पे पोल है, और 2 माइनस जेड रखें तो क्या आएगा, जेड इक्वल टू 2 पे सिंपल पोल है, दोनों पे क्या है सिंपल पोल है जी जेड के पास। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। ऑप्शन में क्या दिया, 1 एंड इन्फिनिटी कैंसिल, 0 1 इन्फिनिटी ये भी कैंसिल, सेकंड में 1 और 2 पोल्स हैं, हाँ 1 और 2 पोल्स हैं, और फोर्थ में क्या है 1 2 आर सिंपल पोल्स ऑफ जी जेड, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, बाकी के दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट एफ सी टू सी बी एन एंटायर फंक्शन, एफ एंटायर फंक्शन, इसका मतलब कोशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सपोज दैट एफ इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी वेर यू एंड वी आर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट रिस्पेक्टिवली, देन एफ इज कॉन्स्टेंट इफ, अब ये पूछा गया है कि फंक्शन एफ कॉन्स्टेंट होगा इफ यू बाउंडेड, वी बाउंडेड, यू प्लस वी बाउंडेड, या यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाउंडेड। तो देखिए एफ हमें दिया हुआ है सी टू सी बी एन एंटायर फंक्शन, और एफ क्या है यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म में है यहाँ पे। अब हम जानते हैं अगर फंक्शन एंटायर है तो वो कोशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कोशी-रीमान इक्वेशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। और एक स्टेटमेंट जानते हैं हम, इफ़ एफ यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म में है और एंटायर है, देन इफ़ इनमें से कोई भी आइदर यू और वी या फिर दोनों, अगर इनमें से कोई भी एक भी अगर बाउंडेड हुआ तो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब ऑप्शन में देखो क्या दिया है, फर्स्ट में दिया है यू बाउंडेड है, तो अगर यू बाउंडेड होगा तो भी फंक्शन कांस्टेंट होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। सेकंड में वी बाउंडेड है तो भी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि अगर वी बाउंडेड है तो भी फंक्शन कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमारे पास में ल्यूवेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट यही होता है कि अगर फंक्शन बाउंडेड है और एंटायर है तो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर यू बाउंडेड हुआ तो भी फंक्शन कांस्टेंट, वी बाउंडेड हुआ तो भी फंक्शन कांस्टेंट। और यहाँ से देखो ल्यूवेल थ्योरम के स्टेटमेंट से अगर यू प्लस वी बाउंडेड है, इसका मतलब यहाँ से अगर यू प्लस वी बाउंडेड है इसका मतलब फंक्शन बाउंडेड है, और कोई भी बाउंडेड एंटायर फंक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है, तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब बचा हमारा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ में देखो, अगर फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया है, इफ़ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो यहाँ से अगर हम लें इफ़ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाउंडेड, इसका क्या मतलब हुआ, मोड ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एम। तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डेल 2u, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस 2v डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 एक्स के रिस्पेक्ट में, और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे जब 2u डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस 2v डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, चारों क्या है, 0 है। अगर ये 0 है तो जब इसको इंटीग्रेशन से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, u कांस्टेंट v भी कांस्टेंट, और दोनों कांस्टेंट है, इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट है क्योंकि फंक्शन u और v से मिलके बना है। तो यहाँ से यही बताना था फंक्शन कांस्टेंट कब होगा, तो यहाँ से अगर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर को हमने बाउंडेड लिया तो हमने क्या दिखाया, जब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाउंडेड है तो फंक्शन कांस्टेंट आ गया, तो ऑप्शन फोर्थ भी करेक्ट हो गया। इसका मतलब इसके चारों ऑप्शन करेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी से ये क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट एच इज इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू सी, जेड क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई एंड वाई इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हुआ एच अपर हाफ प्लेन को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, यही दिया हुआ है एच भी द अपर हाफ प्लेन, एंड डी क्या है, ओपन यूनिट डिस्क दी हुई है, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1, इसका मतलब ये वाला सर्कल है यूनिट सर्कल, एंड सपोज एफ इज मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स एच कन्फर्मली डी, एफ एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है जो एच को डी पे कन्फर्मली मैप कर रहा है, कन्फर्मल मैप दिया गया है एफ एच टू डी। सपोज दैट एफ 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, देन इनमें से हमें ऑप्शंस बताने हैं कौन से करेक्ट होंगे। फर्स्ट ऑप्शन में दिया एफ एज सिंपल पोल एट जेड इक्वल टू -2 आयोटा, सेकेंड एफ सेटिस्फाई एफ आयोटा इंटू एफ माइनस आयोटा बार इक्वल टू 1, एंड थर्ड एफ हैज़ एन एसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू -2 आयोटा, एंड फोर्थ मोड ऑफ एफ 2 + 2 आयोटा इज इक्वल टू
1/5। तो देखते हैं सॉल्यूशन। एच है अपर हाफ प्लेन और डी है ओपन यूनिट डिस्क और एफ एच टू डी एक कन्फॉर्मल मैप डिफाइन किया गया है। अब हम एक थ्योरम का स्टेटमेंट जानते हैं। ऑल एनालिटिक आइसोमॉर्फिज्म या फिर कन्फॉर्मल बाइजेक्शंस विच मैप द अपर हाफ प्लेन ऑन टू द यूनिट डिस्क। इसका क्या मतलब है? एनालिटिक फंक्शन जो कि अपर हाफ प्लेन को यूनिट डिस्क पे मैप कर रहा है, ऐसी एक कन्फॉर्मल मैपिंग हो सच दैट बीटा बिलोंग्स टू एच प्लस, मतलब अपर हाफ प्लेन इज मैप टू 0 आर गिवन बाई एफ जेड इक्वल टू ई की पावर आइटा थीटा इंटू जेड माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस बीटा बार फॉर सम थीटा बिलोंग्स टू आर। ये देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, एच क्या है? अपर हाफ प्लेन है एंड डी एक ओपन यूनिट डिस्क है और एफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है, एच को कन्फर्मली मैप कर रहा है डी पे। तो यहाँ से जो हमारे पास एफ से होगा वो क्या आएगा? ई की पावर आयोटा थीटा इंटू जेड माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस बीटा बार फॉर सम थीटा बिलोंग्स टू आर एंड बीटा बिलोंग्स टू अपर हाफ प्लेन। तो देखिए एफ एच टू डी किस तरह से होगा? एफ जेड इक्वल टू, हमारे पास भी क्वेश्चन में यही इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अपर हाफ प्लेन को ओपन यूनिट डिस्क पे मैप कर रहा है एफ कन्फर्मली। तो उस कंडीशन में एफ जेड क्या हो जाएगा? इसी थ्योरम के स्टेटमेंट से एफ जेड ये हो जाएगा, एफ जेड इक्वल टू ई की पावर आइटा थीटा जेड माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस बीटा बार। तो ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे। अब हमारे पास देखो दिया हुआ है एफ टू आइटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ जेड रखा है, जेड है वहाँ पे हम क्या रखेंगे? 2 आइटा। तो ई की पावर आइटा थीटा इंटू 2 आइटा माइनस बीटा अपॉन 2 आइटा माइनस बीटा बार इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 आइटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना है? अब हमें बीटा की वैल्यू फाइंड हो गई हमारे पास, तो बीटा की वैल्यू रख देंगे 2 आइटा यहाँ पे। तो एफ सेट क्या जाएगा हमारे पास? एफ सेट इक्वल टू ई की पावर आइटा थीटा जेड माइनस 2 आइटा अपॉन जेड माइनस 2 आइटा बार। इसका मतलब जेड प्लस 2 आइटा हो जाएगा ये यहाँ पे, वे 2 आइटा बिलोंग्स टू एच प्लस, क्योंकि यहाँ क्या देखा था हमने? बीटा बिलोंग्स टू एच प्लस। इसका मतलब ये 2 आइटा भी एच प्लस में बिलोंग करता है। वैसे भी देखो आप देखोगे तो यहाँ आयोटा, जैसे यहाँ 1 यहाँ -1 यहाँ आयोटा यहाँ माइनस आयोटा, तो 2 आयोटा कुछ इसी तरफ होगा। तो ये अपर हाफ प्लेन जो है उसी में बिलोंग करेगा एच प्लस में ही, ठीक है। तो यहाँ से एफ सेट क्या जाएगा हमारे पास? ई की पावर आइटा थीटा जेड माइनस 2 आइटा अपॉन जेड प्लस 2 आइटा, वे 2 आइटा बिलोंग्स टू एच प्लस। अब क्या करना है? देखो ऑप्शंस में क्या पूछा हुआ है, एफ ए सिंपल पोल एट जेड इक्वल टू -2 आइटा। तो यहाँ से हमें पोल्स निकालने हैं फंक्शन के। तो पोल्स किस कंडीशन में होंगे? जब z प्लस 2 आइटा 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से z इक्वल टू -2 आइटा। अब यहाँ से पोल निकाल लेते हैं। तो लिमिट z टेंस टू -2 आइटा z प्लस 2 आइटा इंटू एफ सेट इक्वल टू लिमिट z टेंस टू -2 आइटा z प्लस 2 आइटा इंटू एफ सेट की वैल्यू रख देंगे ई की पावर आइटा थीटा z -2 आइटा अपॉन z प्लस 2 आइटा। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ई की पावर आइटा थीटा इंटू -4 आइटा। यहाँ पे जब हम z इक्वल टू क्या रखेंगे? -2 आइटा रखेंगे। तो देखो ये दोनों तो कैंसिल, और यहाँ से -2 आइटा -4 आइटा और यहाँ पे ई की पावर आइटा थीटा, ये लिखा है ई की पावर आइटा थीटा इंटू -4 आइटा। अब ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन के पास में क्या है? सिंपल पोल। यहाँ से पोल के लिए क्या होता है? जब भी हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं किसी पॉइंट पे z0 पे, तो जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए फाइनाइट और नॉन ज़ीरो। तो उस कंडीशन में फंक्शन उतने ही डिग्री का पोल हो जाता है। तो यहाँ इसकी डिग्री क्या है? 1 है। तो यानी फंक्शन के पास में पोल है, वो भी कौन सा? सिंपल पोल है। 1 डिग्री का पोल है तो सिंपल पोल है z इक्वल टू -2 आइटा पे। तो इसका मतलब f के पास में एसेंशियल सिंगुलरिटी तो है नहीं, क्योंकि उसके पास पोल है, इसका मतलब उसके पास एसेंशियल सिंगुलरिटी नहीं है। हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एफ एस सिंपल पोल, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड में दिया है एसेंशियल सिंगुलरिटी z इक्वल टू -2 आइटा पे, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड और फोर्थ ऑप्शन को चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन में है मोड ऑफ एफ 2 + 2 आइटा, इसकी वैल्यू पूछी है मोड ऑफ एफ 2 + 2 आइटा। तो मोड एफ 2 + 2 आइटा क्या जाएगा? मोड ऑफ ई की पावर आइटा थीटा, वैल्यू रख देंगे z की जगह पे 2 + 2 आइटा। तो क्या जाएगा? 2 + 2 आइटा माइनस 2 आइटा अपॉन 2 + 2 आइटा प्लस 2 आइटा। अब यहाँ से देखो क्या वैल्यू बचेगी? ऊपर तो 2 और नीचे क्या जाएगा? 2 + 4 आइटा। तो यहाँ से बचेगा हमारे पास मोड ऑफ ई की पावर आइटा थीटा इंटू
1/1 + 2 आइटा, 2 को कॉमन ले लेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, mod ऑफ e⁻i थीटा एंड mod ऑफ 1/2 आइटा, या फिर बोल सकते हैं mod ऑफ e⁻i थीटा तो 1 होता है, तो वैल्यू बचेगी mod ऑफ 1/1 + 2 आइटा या फिर 1/mod ऑफ 1 + 2 आइटा। तो इसका जब मॉड्यूलस निकालेंगे तो क्या जाएगा, √1² + 2² यानी √1 + 4 और यह जाएगा 1/√5। तो फोर्थ ऑप्शन में यही दिया है, तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो गया हमारे यहाँ से। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गए एंड बाकी के दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए।